देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जज साहब, मुझे क्रॉस एग्जामिन करना है, इजाजत दीजिए। इजाजत है। धन्यवाद। जज साहब, मैं एसीपी दिव्या सिंह को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। इजाजत है। एसीपी दिव्या सिंह हाजिर हो। मुझे बताइए, क्या आपकी शादी हो चुकी है? उस बात का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। मुझे बताइए, आपके पति मतलब आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं? ऑब्जेक्शन जज साहब, इस सवाल का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है जज साहब। देखा जाए तो इस केस का ये अहम मोड़ है और आज इन सब सवालों के जवाब कोर्ट के सामने आए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं दिव्या मैडम से विनती करता हूँ, सवाल पर्सनल हो सकते हैं लेकिन उन्हें जवाब तो देने ही पड़ेंगे। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, आपके पति। हम एक साथ नहीं रहते, हमारा डिवोर्स हो चुका है। थोड़ा जोर से बोलेंगी, मैंने ठीक से सुना नहीं, प्लीज। हमारा डिवोर्स हो चुका है। अच्छा ये बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है। नाम और उम्र क्या है? तुम अच्छे से जानते हो। अरे मैडम, ये मेरे लिए नहीं है, ये जो जज साहब बैठे हैं ना, उनके लिए है। तो प्लीज नाम और उम्र बताइए। मेरी बेटी का नाम मायरा है और वो 6 साल की है। आपको देखकर लगता नहीं कि आपको 6 साल की बेटी होगी। कोर्ट में पर्सनल कमेंट्स नहीं चलेंगे। नहीं, माफ कीजिए जज साहब, मैं तो बस इनकी तारीफ करना चाहता था, इसीलिए मैंने कहा। ठीक है। दिव्या मैडम, मुझे बताइए, आप कितने सालों से अकेली रह रही हैं? 2। काफी लंबा अरसा है ये। मतलब 2 साल यूं अकेले रहना इतना आसान नहीं है। ऊपर से आपकी ये पुलिस की नौकरी, कभी कभी बहुत अकेला महसूस करती होंगी ना? नहीं करती। कमाल है, इन 2 सालों में आपको कभी भी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मैं मेरी आई के साथ रहती हूँ और उनका इमोशनल सपोर्ट है मुझे। मैडम, गवाही देने के लिए कटघरे में खड़ी हैं आप। आपने वर्दी पहनी हुई है, अभी तो झूठ मत बोलिए। कोर्ट को सब सच सच बताइए। मैंने माँ के सपोर्ट की बात ही नहीं की। इन 2 सालों में आपकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया। जज साहब, एक माँ का सपोर्ट और एक मर्द का सपोर्ट, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। मेरे ख्याल से मेरे कहने का मतलब कोर्ट समझ गया होगा। ऑब्जेक्शन जज साहब। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ये बहुत ही पर्सनल सवाल है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही पर्सनल है, लेकिन इसका जवाब भी जरूरी है। प्लीज कोर्ट को बताइए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति था, और अगर था तो वो कौन था? मैं समझता हूं कि आप एक स्त्री हैं, यूं सबके सामने कहना आपके लिए मुश्किल होगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं ही कह देता हूं। जज साहब, जिनसे इन्होंने इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद रखी, वो इंसान दूसरा और कोई नहीं बल्कि मैं खुद हूं, मतलब डॉक्टर अजीत कुमार देव। ऑब्जेक्शन जज साहब, एसीपी दिव्या सिंह पर यह आदमी बेहुदा इल्जाम लगा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जज साहब, मैं सबूत के बिना कुछ नहीं बोलता। अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है तो आप दिव्या मैडम से पूछ सकते हैं। मुझे बताइए दिव्या मैडम, आप मुझे पसंद करती थी? क्या आप मुझसे इमोशनली कनेक्ट हो गई थी? हाँ।
आप उनकी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? ये मुजरिम नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि अकेले जिंदगी बिताना कितना मुश्किल है। मैं भी इस सबसे गुजरा हूँ क्योंकि मैं अनाथ जो ठहरा। और आपकी ये सारी कहानियां कोर्ट पहले से जानता है। आप मुद्दे की बात करो। मैं एक डॉक्टर होने के नाते इंसान की जरूरतें, उनकी पीड़ा, मन की संवेदना बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। दिव्या मैडम पर्सनल और वर्किंग लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रही थी। ऐसे में ही एक बार वो मेरे क्लिनिक में आई और हमारी मुलाकात हुई। उन्हें मेरा स्वभाव अच्छा लगा, मेरा हेल्पिंग नेचर पसंद आया और वो इम्प्रेस हो गई। झूठा चेहरा था वो तुम्हारा। दिव्या मैडम, मैं जो सवाल पूछूंगा बस उसी का जवाब दीजिए, वरना जज साहब गुस्सा हो जाएंगे। जज साहब आप ही बताइए इन्हें। मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। आप अपना काम करो। जज साहब, इनकी जिंदगी के मुश्किल समय में ये मुझसे मिली, हमारी दोस्ती हो गई। बाद में इनकी बेटी यानी मायरा को मुझसे अटैचमेंट हो गई और इन्हें भी। क्या हुआ? रुक क्यों गए? और सरकारी वकील की तरफ क्यों देख रहे हो? ये कब से मेरी हर बात पर ऑब्जेक्शन ले रही हैं। मुझे लगा अब भी लेंगी। शायद भूल गई होंगी, कोई नहीं। आप अपना काम करो। उन्हें कब क्या करना है ये वो अच्छे से जानती हैं। माफ कीजिए। तो दिव्या मैडम को मुझसे प्यार हो गया था। मायरा के लिए मुझ में एक पिता को देख रही थी, एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि हम दोनों प्यार की हदें पार कर चुके थे। अरे कीड़े पड़े इसके मुंह में। अरे मंगल, ऐसे इंसान से डिंपल की शादी कराने चली थी? तुझे कुछ अक्ल है कि नहीं? अरे किसी औरत के बारे में ऐसी बातें खुलेआम करते हुए शर्म नहीं आती इसे? आप नीचे बैठ जाइए। आई बैठ जाना तू। बिल्कुल नहीं नीचे बैठूंगी मैं। औरतों को फंसाकर उनका फायदा उठाकर ऊपर से उन्हीं को बदनाम कर रहा है कमीना। देखिए अपनी भावनाओं पर काबू कीजिए, वरना कोर्ट की अवमानना के जुर्म में आपको सजा देनी होगी। अरे आई चुप ही हो जाओ, वरना मेरे पति की तरह जेल भेज देंगे। आप जेल चली गई तो मेरा कौन है? बैठ जाओ ना आई। मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन इनसे कहना इसे बिल्कुल मत छोड़ना। फांसी दो इसे। अगर इसे खुला छोड़ दिया ना तो गांव की सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा ये। जो आप कह रहे हैं उसका इस केस से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है जज साहब, इन बातों के इर्द गिर्द ही ये केस खड़ा है। मतलब दिव्या मैडम मुझसे प्यार करती थी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी शादी डिंपल के साथ तय हो चुकी थी। रिश्ता किसी और से और शादी किसी और के साथ? आर्या मैडम, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। इनके परिवार को मेरे सहारे की बहुत जरूरत थी और मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और दिव्या मैडम का ऐसा कहना था कि मैं डिंपल से शादी तोड़कर उनसे शादी कर लूं, लेकिन मैं अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। मैंने डिंपल से और मेरे होने वाले सास ससुर को वचन दिया था कि मैं उसी के साथ शादी करूंगा। और दिव्या का क्या? उसके इमोशन के साथ खिलवाड़ करने की परमिशन आपको किसने दी? मैंने किसी के इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। मैंने दिव्या मैडम से ये कभी नहीं कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। हालांकि मैं उन्हें यही कहता था कि मुझे इंसानों से जुड़ने का डर लगता है क्योंकि लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। मैं सिर्फ उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे रहा था। मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन दिव्या मैडम ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती। आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप दिव्या मैडम से पूछ सकते हैं। मैं ये जो कह रहा हूं वो सच है ना दिव्या मैडम? मुझे यकीन है आप सच ही कहेंगी। हाँ, शादी की बात मैंने ही की थी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन बातों का इस केस से क्या ताल्लुक?
जज साहब, मेरा मोबाइल मैंने कोर्ट में जमा कर दिया है। आपकी इजाजत हो तो मैं ले सकता हूं, मुझे कुछ दिखाना है। इजाजत है। धन्यवाद। जज साहब, ये सुनने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डॉक्टर, मुझे प्लीज एक मौका दीजिए। कैसा मौका? गलती सुधारने का। डॉक्टर, मैं आपको अपनी जिंदगी में चाहती हूँ, लेकिन आप तो मेरे नहीं हो सकते ना। डॉक्टर, प्लीज मेरी एक बात मानोगे? क्या? आज लंच आप मेरे साथ करोगे? आज मेरी हल्दी की रस्म है और हल्दी लग जाने के बाद मैं बाहर नहीं जा सकता। प्लीज आप मना मत कीजिए। डॉक्टर प्लीज, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। बस ये आखिरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। देखिए, अगर आप नहीं आए ना तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ नहीं किया। आप आओगे ना? मैं इंतजार करूंगी। That's all. Thank you. मेरी शादी डिम्पल से हो रही है, ये बात दिव्या मैडम को हजम नहीं हुई। उन्हें मुझसे बदला लेना था। वो मेरी शादी रोकना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उनके प्लान को मेरी शादी के दिन ही अंजाम दिया। मेरी शादी तोड़ दी और झूठे केस में फंसाकर मुझे जेल में डाल दिया। ये झूठ है। क्या झूठ है? आप मुझसे प्यार नहीं करती थी? मैं फंस गई थी। आपकी बेटी मुझसे अटैच नहीं हुई थी? हाँ हुई थी। आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी? करनी थी, लेकिन मुझे तब तुम्हारा असली चेहरा पता नहीं था। मेरी डिम्पल से शादी होने वाली है, ये बात सुनने के बाद आपको बुरा नहीं लगा था? लगा था। आपको मुझ पर गुस्सा आया था? हाँ। आज भी आता है? हाँ। आपको मुझे गोली मारने का मन करता है? हाँ। कोर्ट में आते हुए आपने मेरा एनकाउंटर करने का सोचा था? हाँ। जज साहब, केस क्लियर है। इनकी जिंदगी के तनाव के चलते, काम के स्ट्रेस के चलते, बर्बाद होती जिंदगी के चलते इनके दिमाग पर असर हुआ था। और डॉक्टर होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये दिमागी मरीज हैं। इसलिए इन्होंने देवी सिंह नाम का कोई कैरेक्टर खड़ा किया और उसके बलबूते मुझे फंसाने की साजिश की। अपने कलीग्स, इतना ही नहीं सरकारी वकील को भी इस केस में साथ लिया। उन बेचारों को यह सब पता भी नहीं होगा। वो सब एसीपी दिव्या सिंह की बातों को सच मान बैठे। और इन सब ने बड़ी मेहनत से केस लड़ी, लेकिन आज भी इनके पास मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं। और होगा भी कैसे, क्योंकि मैं निर्दोष हूं और कोर्ट में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। बंद कर तेरा ये ड्रामा, समझ गया ना? तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं, जान ले लूंगी तेरी। जज साहब, मैंने जो अभी बोला था वो अभी साबित हो चुका है। ये दिमागी मरीज, मुझे बहुत फिक्र होती है इनकी। अगर जल्दी से इनका इलाज नहीं हुआ तो ये... ए चुप, मुंह बंद कर अपना। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। देवी सिंह। ऑर्डर, ऑर्डर। मैडम, दिव्या छोड़ो उसे। दिव्या छोड़ दो इसे। शिंदे साहब, हथकड़ी निकालने के लिए कहिए ना। ऐसे हथकड़ी पहनकर खाना खाने की आदत नहीं है मुझे। वैसे कुछ ही देर में निकलने ही वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ख्वाब देखना बंद कर, किसी गलतफहमी में मत रहना। कितने बेशर्म आदमी हो तुम। आज तक बहुत मंजे हुए अपराधी देखे हैं मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा नीच नहीं देखा। ये इतने सारे कांड करने के बावजूद तुम छूट जाओगे, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें आता कहां से? सच्चाई से, ईमानदारी से, क्योंकि मैं सच्चा हूं। बंद करो तुम्हारा ये रिकॉर्ड। बार बार एक ही बात करके ऊब नहीं जाते हो तुम? यूं हमेशा झूठ बोलते रहते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? शिंदे साहब, आप मुझे कुछ भी बोली, फिर भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे जो साबित करना था वो मैं कोर्ट के सामने कर चुका हूं। मैं निर्दोष हूं।
शिंदे साहब, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, तब आप मेरा विश्वास करोगे? कुछ मत करो तुम। तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे हम। तुमने जिस तरीके से प्लान किया है, जिस ठंडे दिमाग से तुम ये सब कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा, तो तुम्हारे जैसा गधा कोई नहीं। जल्द ही सब बाहर आ जाएगा। कौन लाएगा? ठीक, लाई। ये है तुम्हारा असली चेहरा। तुम्हारे बाकी के नकाब भी हम जल्द ही उतार देंगे। दिव्या मैडम मुझसे प्यार करती थी, उन्हें मुझसे शादी करनी थी, लेकिन मैंने शादी के लिए मना कर दिया। मेरी डिंपल से शादी होने वाली है, ये बात सुनने के बाद आपको बुरा नहीं लगा था? लगा था। आपको मुझ पर गुस्सा आया था? हाँ। आज भी आता है? हाँ। आपको मुझे गोली मारने का मन करता है? हाँ। कोर्ट में आते हुए आपने मेरा एनकाउंटर करने का सोचा था? हाँ। मे आई कम इन, आर्या? आर्या, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। प्लीज मेरी बात समझो। मैं ये सब तुम्हें किस मुंह से बताती? तुम कुछ नहीं बोलोगी? क्या बोलूं? बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? मेरा सर सुन्न हो गया है, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। दिव्या, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने ही कहा था ना कि वो कोर्ट में आज अचानक कुछ कर देगा, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो वो ऐसा भी कुछ कर सकता है, ये बात ध्यान में नहीं आई? आर्या, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कि वो हमारे रिश्ते का ऐसा इस्तेमाल करेगा। मुझे ये बताओ, उस नालायक इंसान से तुमने प्यार कैसे किया? मैं बाकी औरतों का तो समझ सकती हूँ, लेकिन तुम तो मेंटली स्ट्रांग हो। इतने अपराधी देखे हैं तुमने, तुम्हें अच्छा बुरा सब समझ में आता है ना? फिर तुम भी ऐसे कैसे फंस सकती हो? इस सब के लिए उसने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। उसके करीब आकर मेरे इमोशन से खेलता रहा है वो। आर्या, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मायरा के लिए उसके बारे में सोचने लगी थी, लेकिन मैं गलत थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने सोच समझकर मेरे इर्द गिर्द ये जाल बुना था और मैं फंस गई उसके जाल में। भरे कोर्ट में, सबके सामने, जज साहब के सामने उसने मेरी इज्जत उछाली है। नीच इंसान है वो, महानीच। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। दिव्या, शांत हो जाओ। पहले शांत हो जाओ तुम। रोने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके खिलाफ लड़ना है। कुछ भी हो जाए, मैं उस देवी सिंह को नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है, मैं लिख कर दे सकता हूँ। डॉक्टर आज ही छूट जाएंगे। छूटेंगे मतलब छूट जाएंगे। अब तो वो सिर्फ जज साहब है ना, उनके फैसले का इंतजार करना है बस। मुझे भी लगता है डॉक्टर निर्दोष छूटेंगे। तुम्हारे जुबान को कीड़े पड़े, कुछ अच्छी बातें करो ना। अजी, हम अच्छी बात ही कर रहे हैं। हाँ, अरे तुम्हारी आंखें फूट गई है, इसलिए तुम उस कंपाउंडर का असली चेहरा नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग जो है ना, पूरी तरह सड़ गया है। हाँ, हम सब लोग पागल हैं, बस आप ही होशियार और समझदार हो। हाँ, मैं होशियार ही हूँ, और मुझसे भी ज्यादा होशियार है वो कंपाउंडर। और तुम्हारे जैसा जिनका दिमाग घुटनों में होता है, उनको तो ऐसे ही धोखा देगा वो। अरे जो आदमी एक पुलिस ऑफिसर औरत को फंसा सकता है, वो तुम लोगों को तो ऐसे ही फंसा सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है, आप लोग जोर लगाओ थोड़ा, तो उसको फांसी हो जाएगी। ए सरुआत जी, कुछ भी क्या बोल रही हो? बार 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 कान पक गए हैं मेरे। और हाँ, डॉक्टर दिव्या मैडम के पीछे कब पड़े थे? दिव्या मैडम ही हाथ धोकर डॉक्टर के पीछे पड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आप लोग ही मुझे बताओ, डॉक्टर जैसे भगवान के अवतार ने पराई औरतों को कभी आंख उठाकर भी देखा है? हाँ? बहुत भोला भाला है ना। अरे उसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। कहता है दिव्या मैडम इसके पीछे पड़ी थी। अरे ऐसा क्या है रे उस कंपाउंडर में कि सारे गांव की औरतें उसी के पीछे पड़ी हुई थी? और ये हमारी मंगल बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली थी उससे शादी करवा के। ये तो अच्छा हुआ वो दिव्या मैडम शादी होने से पहले ही यहाँ आ गई थी। अरे कीड़े पड़ेंगे उसे, मरने के बाद सीधा नर्क में जाएगा। अरे इस आजी को कोई चुप कराओ, कान दुखने लगे गालियाँ सुनकर।
उस कंपाउंडर को भी चप्पल से मारना चाहिए और तुम्हें भी, और बाकी सबका दिमाग चेक करना चाहिए। अरे आजी कितना बोल रही हो, अटैक आ जाएगा बोल बोल के। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो चाय पीते, गला सूख गया होगा आपका है? हाँ, चलो चलो। अरे उस कमीने की बातें सुनकर ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। चलो जरा चाय पी के आते, गला भी सूखने लगा है। मम्मी इतना क्या सोच रही हो? अरे डॉक्टर साहब आप जल्द ही छूट जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उस बात की टेंशन नहीं है मुझे। तो किस बात की टेंशन है आपको? डॉक्टर जो बोल रहे थे ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या जरूरत थी उन्हें पराई औरत की मदद करने के लिए? औरतों से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अरे मम्मी, डॉक्टर खुद से नहीं जाते इन औरतों के पास। आप तो जानती हो ना डॉक्टर का स्वभाव कैसा है। उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। उनके इसी स्वभाव की वजह से औरतें उनके पीछे पड़ जाती हैं। इसीलिए तो वो दिव्या मैडम भी उनके पीछे पड़ी थी। मतलब ये सब तू जानती थी? हाँ, मतलब डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया था। अगर डॉक्टर ने तुझे सब कुछ बताया तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? मैं कैसे कहती आप लोगों को, खामोखा गलतफहमी हो जाती आपको। और आप तो अच्छे से जानती हैं कि डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा है। एसीपी दिव्या सिंह हाजिर हो। एसीपी दिव्या सिंह, मैं आपको एक कर्तव्य दक्ष पुलिस ऑफिसर समझता था। आपसे इस तरह की बर्ताव की उम्मीद नहीं थी मुझे। आप न सिर्फ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखने में नाकामयाब रहीं, बल्कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान भी किया। हो सकता है आपने ये जानबूझकर ना किया हो। आपकी दिमागी हालत की वजह से आपने ऐसा किया होगा। इसीलिए मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। जज साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये झूठ बोल रहा है। आप प्लीज इस पर विश्वास मत कीजिए। ये एक नंबर का झूठा इंसान है। इसने जानबूझकर मुझे उकसाया। इसके जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आप अपने इमोशंस पर काबू रखिए। यह कोर्ट है, कानून का लिहाज आपको रखना ही पड़ेगा। दिव्या, दिव्या शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? देखो इस इंसान को। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ। उसे जताने का ये सही टाइम नहीं है। हम कोर्ट में खड़े हैं। जज साहब, मैं एसीपी दिव्या सिंह को कटघरे से बाहर लाने की इजाजत चाहती हूँ। चलो। मिस आर्या, आपने इन पर 10 केस दर्ज किए, लेकिन एक भी सबूत जुटा नहीं पाई। कौन से आधार पर आपने केस दर्ज किए? आइंदा कोई भी केस दाखिल करने से पहले कोर्ट का समय कितना कीमती है, ये ध्यान रखकर आगे की कार्रवाई करना। जज साहब, हमारे पास काफी सबूत थे। हमें लगा था कि इन सबूतों के बिना पर ये देवी सिंह साबित हो जाएगा, लेकिन ये इतना चतुर और शातिर निकलेगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। जज साहब, पहले के जमाने में जो समाज विघातक लोग हुआ करते थे वो आसानी से पहचाने जा सकते थे, लेकिन आजकल वो हमारे समाज में इस रूप में भी पाए जा सकते हैं, ये नहीं सोचा था। हम समझ नहीं पाते और हम आसानी से उनका शिकार बन जाते हैं। आर्या मैडम, मैं वैसा नहीं हूँ। अब आप ही देखिए ना, अब मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं जुटा पाई। सबूत नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान बेगुनाह है। और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ साथ कई और लोग भी हैं जो चाहते हैं आपको सजा मिले, आप फांसी पर लटकाए जाएं। लेकिन बात यह है कि कोर्ट सिर्फ सबूत देखता है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए आप जैसे लोग गुनाह करके सबूत ना होने की वजह से कानून को चकमा देकर छूट जाते हैं, और यही बात इस केस में साबित हो रही है। जज साहब, इसने चाहे कितने भी सबूत पेश किए हों, तभी मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यही देवी सिंह है, क्योंकि इसने अजित कुमार देव इस नाम के किसी और इंसान की आईडी इस्तेमाल की
और खुद के देवी सिंह होने की पहचान ही मिटा दी। जज साहब, इसने भले ही खुद की पहचान मिटा दी हो, लेकिन ये कौन है यह हम जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। जज साहब, मैंने आज तक सुना था कि इस दुनिया में ईमानदार आदमी को परीक्षा देनी पड़ती है, और आज मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। जज साहब, मैं ईमानदारी पर हमेशा विश्वास करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि आज से वो और भी बढ़ गया है। शर्म नहीं आती तुझे? ईमानदारी के बारे में बात करता है? ऐसा लगता है तुझे यही। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप क्या कर रही हैं एसीपी दिव्या सिंह? आप कोर्ट में हैं। सॉरी जज साहब। दिव्या मैडम, हिंसा बुरी बात है। जज साहब, मैं तो बस सबको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे जैसे होगा, मुझसे जो बन पाएगा मैं उनके लिए करता हूँ। किसी को पैसे की, किसी को मानसिक, फिर वो मदद चाहे किसी भी रूप में हो, उसे करने में मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं। लेकिन जज साहब, उसका मुझे क्या फल मिल रहा है ये आप भी देख रहे हैं। जज साहब, मैं आर्या मैडम की बात से सहमत हूँ। समाज विघातक लोग अपने आसपास ही होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वो हम जैसे आम लोग होते हैं और हम यहीं पर भूल करते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को कोई मानसिक बीमारी हो तो इसमें उसकी कोई गलती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुझे कितनी भी तकलीफ हुई हो, लेकिन मैं किसी पर भी नाराज नहीं हूं। मैं क्षमा करने में विश्वास रखता हूं। सिर्फ मेरे जैसे ईमानदार इंसान को तकलीफ ना हो, इतनी ही मेरी अपेक्षा है। इसलिए मैं चाहता हूं कोर्ट सही फैसला ले। मेरा कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। नामिया, देखा तूने कितनी अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर। ऐसे ही नहीं इन्हें भगवान का अवतार कहता। डायरेक्ट दिल को छू लेती है इनकी बातें एक ही घूसे में। मम्मी, मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब अब जल्द ही छूट जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे कुछ नहीं, ये सब नाटक है इस कंपाउंडर का। अब उसे फांसी पर लटकने का डर लग रहा है। बिल्कुल मत छोड़ना इसे। कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने। हैवान है ये, हैवान। फांसी दो इसे। तब तक मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कोई इन्हें कोर्ट के बाहर ले जाइए। इनकी उम्र का लिहाज करके मैं अब तक चुप था, वरना मुझे इन्हें सजा देनी ही पड़ेगी। आई जरा चुप हो जाना, या मैं अपना सिर फोड़कर जान दूं। अरे उस कंपाउंडर का ही सिर फोड़ दे, वो मेरे लिए बेहतर होगा। जिंदगी भर तेरे पे नाज रहेगा। बैठ जा तू। सरकारी वकील कुछ कहना चाहती हैं? अजीत कुमार देव, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। सारे सबूत और गवाह और दोनों वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए सबूत ना होने के कारण ये कोर्ट डॉक्टर अजीत कुमार देव को अपराधी ना मानते हुए बाइज्जत बरी करती है।
छूट गए डॉक्टर, भाई इज्जत बरी हो गए। बजरंगबली तुम ही रखवाले हो। नामिया, देखा मैंने कहा था ना, डॉक्टर ने कोई अपराध किया ही नहीं है तो कोर्ट मेरे भगवान को रिहा कर ही देगी। हाँ देखो अब कैसे धूमधाम से जुलूस निकालता हूँ, सब बस देखते ही रह जाएंगे। हाँ धूमधाम से जश्न मनाएंगे कि शिंदे साहब, कैसा लग रहा है? मैंने आपसे कहा था ना मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। देखिए छूट गया, कैसा लग रहा है? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम कोर्ट से कैसे छूट गई है जानता हूं मैं। भले ही तुम निर्दोष होने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन सच ज्यादा देर छुपेगा नहीं, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। और मैं उसे बाहर निकालूंगा। तूने जितनी भी औरतों पर कीचड़ उछाला है और जिन निर्दोषों को मार डाला है, उन सबका बदला लूंगा मैं। अच्छा लगा शिंदे साहब, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छा लगा मुझे। मदद की जरूरत हो तो बता दीजिए, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। जरूरत नहीं है तुम्हारी मदद की, मैं अकेला ही काफी हूँ तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तेरी तो हेलो मैडम। अरे डॉक्टर छूट गए, छूट गए, छूट गए, डॉक्टर निर्दोष छूट गए, छूट गए, छूट गए, डॉक्टर निर्दोष छूट गए। अयो मतलब मुझे अब दादी से मोबाइल मिलेगा। सुनिए, मैं तो पहले से ही कह रही थी ना कि डॉक्टर को कुछ नहीं होगा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ सच कहती है तू। ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर अजीत कुमार देव को सारे गुनाहों से बाइज्जत बरी किया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन्हें रिहा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उनके बाइज्जत बरी होने के कारण उनके नजदीकी लोगों को कितनी खुशी हो रही है। वहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए। क्या बोला था? क्या बोला था नामिया? क्या बोला था? मैंने कब कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, कोर्ट तय करेगा डॉक्टर दोषी है या निर्दोष है। अब तो कोर्ट ने डॉक्टर को निर्दोष ठहराया है। अरे मेरे भाई, आजा आजा। मुझे है ना क्या करूं क्या नहीं कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा नामिया। एक काम कर, तू कुछ मत कर। गधे वैसे नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। गाँव में है ना, पूरे गाँव में ढोल बजाऊंगा, बड़ा सा जुलूस निकालूंगा, पूरे गांव में गुलाल उड़ाऊंगा, गांव में ना हर जगह पटाखे फोड़ूंगा। हाँ और उसके लिए जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट वो तुझे देता हूँ। तू तुरंत जा और तेरे मॉल से सब ले आ। मैं फिर तुरंत पैसे दे। ए गधे, आज अपने लिए कितनी खुशी का दिन है। डॉक्टर जेल से छूट गए और तू पैसों की बात कर रहा है। अरे पैसा पैसा करता है, साथ में लेके जाएगा क्या ऊपर? लिख देना डॉक्टर के खाते में। हाँ मतलब कभी नहीं मिलेंगे पैसे। क्या बोला? मेरा मतलब डॉक्टर अभी अभी छूटे है ना, वो पैसे कहाँ से देंगे? तेरे खाते में लिख के रखता हूँ। आजा मेरे नामिया, कौन सी बड़ी बात है, लिख दे खाते में। लिख दो ना। यही नहीं, आगे के खर्चे भी लिख दे। अरे तू तो जानता ही है, बच्चा डॉक्टर के लिए अपना कलेजा भी दे सकता है। अपना कैसा है, दुश्मनी में जान ले लो और दोस्ती में जान दे दो, एक ही गुस्से में। अरे क्या बातों में लग गया, अकल वकल है कि नहीं तुझमें? अरे डॉक्टर आते ही होंगे, चल जल्दी चल। अरे मैं बातों में लग गया? क्या बात है, कितने होशियार है ना डॉक्टर साहब। जब उन्हें पहली बार पकड़ा था ना, तभी ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। लेकिन कोर्ट में कैसा गेम खेले हैं डॉक्टर। अगर वो हत्यारे नहीं होते ना, तो आज तो मैं उनको अपना दिल दे बैठती। नहीं, वो गलत होगा। वो बहुत ही चालाक इंसान है और तो और बहुत शातिर भी हैं वो। मुझे तो हीरोइन बनना है ना, इसलिए मैं उनके साथ हूँ, वरना उनकी परछाई भी ना देखूं मैं। आर्या मैडम, अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गई। एक्चुअली मैं आपसे ही मिलना चाहता था। आपने मुझे बधाई नहीं दी। मैं गुनहगारों को बधाई नहीं देती। मैडम, मैं गुनहगार नहीं हूं, ये मैंने कोर्ट में अभी साबित कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं निर्दोष छूट जाऊंगा। देखिए, छूट गया मैं।
आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तुम जैसे नीच इंसान के मुंह से सच ये शब्द अच्छा नहीं लगता। मैडम देखिए, मैं सच में बहुत अच्छा इंसान हूँ। यूं ही गांव वाले मुझे भगवान का अवतार नहीं कहते। और मैडम, अच्छा हुआ मैं छूट गया, वरना आपके हाथों बड़ा पाप हो जाता। एक बेगुनाह को जेल के अंदर भेजकर सजा देने का पाप आपके मत्थे लग जाता। मैडम, तुम अपने पापों के बारे में सोचो, मेरी फिक्र मत करो, समझ गए? तुम यहाँ तो छूट गए, लेकिन हाई कोर्ट में हम तुम्हारी पूरी कुंडली लेकर ही उतरेंगे, तब तुम नहीं छूट पाओगे। मैडम, कुंडली तो उनकी बनाई जाती है जिनका जन्म स्थल या जन्म का समय पता होता है। मैं तो अनाथ हूँ, और आप तो जानती हो कि मैं... बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना, तो अब तक शर्म के मारे खुद को खत्म कर दिया होता उसने। लेकिन तुम तो बेशर्म इंसान हो। तुम्हारा सारा नाटक मैं देख चुकी हूँ कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो मेरे काम का एक हिस्सा था इसलिए। लेकिन यहाँ ये सब नहीं देखूंगी। अब हाई कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है इसे? क्यों ये लोग हर बार मेरे ईगो को ठेस पहुंचाते हैं? मम्मी, दादी आ गए। डॉक्टर, सब कुछ ठीक से देख लो। जाते समय आपने जो कहा था ना, सब वैसे ही रखा है हमने। बाबू भाई, आप पर पूरा भरोसा है मुझे, और आपके होते हुए मुझे किस बात की टेंशन? डॉक्टर, आप जब जेल में थे ना, तब हम लोग सच में एक पल भी नहीं सो पाए थे। डिम्पल को भी देखिए, कितनी मुरझा गई है। अब आप जब छूट कर आ गए हैं तो कैसे खिली हुई दिख रही है ये। आपकी फिक्र में हम बहुत परेशान थे। डॉक्टर, चप्पल उतारिए। संभाल कर। मैं भी बहुत परेशान था, लेकिन फिक्र की वजह से नहीं, मुझे मोबाइल मिलेगा कि नहीं उसकी चिंता की वजह से। टोनिया, मंगलताई, रहने दीजिए, मत डांटिए उसे। और मंगलताई, मैं तो छूटने ही वाला था, मैंने कुछ किया ही नहीं था। और आपने जो मुझ पर भरोसा रखा, मुझ पर यकीन दिखाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये क्या, अब शुक्रिया बोलकर हमें पराया कर रहे हैं आप? अपने लोगों को कोई शुक्रिया करता है क्या? आपके इसी प्यार की वजह से मैं यहाँ कब लौटूंगा यही सोच रहा था। इतने दिनों से आपके हाथों का खाना बहुत मिस किया। अरे हाय दैया, बताइए क्या खाना खाएंगे आप? अभी बनाकर लाती हूँ। आपके हाथ का बना हलवा मुझे बहुत पसंद है, वो बना देंगी प्लीज? अरे बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? अभी अभी आपने क्या कहा? हम आपके अपने हैं ना, तो अपने लोगों को हक से बोला जाता है जो कुछ चाहिए। देखिए, मैं अभी गई और अभी बनाकर लाई। हाँ हाँ मम्मी, मुझे भी चाहिए हलवा, काजू और बादाम सब डालना उसमें। चल चलो चलो। आपकी बातें खत्म हो गई हो ना, तो आगे की तैयारी शुरू कर सकते हैं हम, मतलब शादी की तैयारी। डिम्पल, मैं अभी अभी आया, तुरंत शादी की बात मत छेड़ना, मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। बैठे। ये लीजिए, गर्मा गर्म हलवा। डिम्पल, तुम भी इनके साथ बैठकर खाना। हाँ ठीक है। अरे वाह, बढ़िया खुशबू आ रही। अरे मम्मी, मुझे भी दो ना हलवा, मैंने कितनी मदद की थी तुम्हारी। कौन सी मदद की तूने? हाँ, बार बार मुट्ठी भरकर शक्कर खा रहा था, उसी से पेट भर गया होगा। दे रही हूँ, देखो कैसा मुंह बनाया है। दादी, आपने उधर जेल में तो बहुत मजे किए होंगे ना? टोनिया, वो वहाँ घूमने थोड़ी गए थे जो ऐसे सवाल पूछ रहे हो? हे, तू चुप बैठ दीदी। दादी, वहाँ जेल में अंधेरा होता है? क्यों, तुम्हें भी जाना है जेल में? चुपचाप खाओ ना। दीदी, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ ना उनसे, तो क्यों बार बार बीच में टोकती हो?
दादी आप एक काम करना, दीदी के साथ ही ना कल ही शादी कर लेना, तब मुझे मोबाइल मिल जाएगा। हाँ टोनिया, शादी तो होने वाली है लेकिन तुझे कोई मोबाइल नहीं मिलने वाला है। अरे मम्मी, दीदी ने तो कहा था मिल जाएगा। ए दीदी कुछ कहो ना। तुझे बोला ना एक बार। हाँ डॉक्टर, मैं क्या कह रही थी, मतलब हम सभी का कहना है आपकी शादी जल्दी ही करा देते हैं। मतलब ऐसे ही समय क्यों बर्बाद करें, अच्छा सा मुहूर्त देखकर कर देते हैं। ठीक है, बड़ी धूमधाम से करेंगे शादी। सच में क्या कह रहे हैं? मैं इन्हें बताकर आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे। और हम दोनों तैयारी शुरू करते हैं। आप बैठिए, खाइए आराम से। अरे मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए मम्मी। क्या बात है डॉक्टर, आप इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे ऐसा सोचा नहीं था। अब एक बार शादी हो जाएगी ना तो मुंबई चले जाएंगे। मुझे बिल्कुल यहाँ नहीं रहना है अब। मुझे तो अब बहुत बड़ी हीरोइन बनना है। वैसे भी आपकी वजह से मेरा सपना अधूरा रह गया है।